हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज स्वागत है एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और अपन जो बात करेंगे वो करेंगे मृदा विज्ञान की, जो आपको पिछले स्लाइड में बताया गया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के बारे में आप यदि अपने को ज़्यादा डिटेल में न जा करके, क्योंकि जो अपने जो केमिस्ट्री में सॉइल केमिस्ट्री आती है तो उसके अंदर है वो ज़्यादा सॉइल साइंस है वो डिटेल से पढ़ाई जाती है। अपने जो एग्रीकल्चर के व्यू ऑफ एग्रीकल्चर के व्यू से हम सॉइल साइंस क्या है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो अपन बात करते हैं सॉइल साइंस है वो क्या है। सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, ठीक है, यह है मृदा विज्ञान। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें साइंस का मतलब तो क्या होता है, जो किसी भी मतलब एक इनोवेटिव वर्क करना। अब सोयल का मतलब क्या है, सोयल है वो क्या है, एक सोलम शब्द से बना हुआ है, सोलम, ठीक है। मृदा किससे बना हुआ है, सोलम शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वो होता है फ्लोर, फर्श उसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि अपन सोयल की बात करते हैं तो सोयल है वो एक तरह का क्या है जो सोलम शब्द से बना हुआ है, और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब फर्श होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो मृदा का, यदि अपन बात कर रहे हैं कि मृदा बनती कैसे, मृदा है वो कई सालों से मृदा की है वो कई सालों से जाकर के वो टूट टूट के और मृदा का निर्माण होता है। किसका, जो चट्टानों का टूटना उसे बोलते हैं अपक्षय, मतलब किसी भी कारण से मृदा कणों का टूट करके और बिखरना अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, और वो टूट करके है वो नई मृदा का निर्माण करता है। अब वो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे कई रिएक्शनों से टूटती है, कई पशुओं से टूटती है, कई मतलब पेड़ पौधों की जड़ों से, इनके कारण से वो है वो धीरे धीरे ब्रेक होकर के और धीरे धीरे मृदा कणों में परिवर्तित होती है, और इस प्रकार है मृदा का निर्माण होता है। यदि अपन बात करेंगे कि जैसे मान लो चट्टान है, ठीक है। अब चट्टानों में क्या है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ किसमें चेंज होंगे, मृदा में। तो इस प्रकार ये क्या है, यहाँ पे जो अपक्षय है वो क्रिया होगी, कहने का मतलब वेदरिंग की क्रिया होगी, और वेदरिंग की क्रिया होने से क्या है कि मृदा का निर्माण होगा। जैसे मान लो कि ये कोई चट्टान है, ठीक है, और इसके पास की जो सरफेस है मृदा है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई पेड़ पौधे उगे हुए हैं, है ना, और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मान लो कि पशु है वो चरने जा रहा है, तो उनके खुरों से पेड़ पौधों की क्या जड़ें हैं वो फैलती है, तो उनके ब्रेक होने से, उनके जड़ों के फैलाव से वो धीरे धीरे टूटते हैं, और टूटने के बाद फिर क्या है कि फिर टूटते रहते हैं, और फिर उसके बाद में वो क्या है किसमें चेंज हो जाते हैं, वो सोइल में, मृदा में चेंज हो जाते हैं। अब ये क्या है कि अपक्षय है वो, जैसे मान लो कि केमिकल नेचर भी होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे जो चट्टानें होती है उनमें ज्यादा हीट होने के कारण से फिर एकदम से बारिश होती है, तो वहां कई रिएक्शन होकर के और वहां की चट्टानें वो धीरे धीरे दरारें पड़ के ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद भी छोटे छोटे मृदा कणों में डिवाइड होती रहती है, तो इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। यदि अपन बात करते हैं मृदा विज्ञान के जनक की, मृदा विज्ञान के जनक वो है वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव है जो मृदा विज्ञान का जनक है, ठीक है। तो मृदा विज्ञान का जनक कौन है, वीवी डोकुचेव। अब क्या करते हैं कि मृदा विज्ञान की शाखाएं, है ना, मृदा विज्ञान की शाखाएं, मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहली है वो है पेडोलॉजी, है ना, पेडोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो पेडोलॉजी क्या होते हैं, यदि अपन बात करते हैं पैड्स और क्लॉट्स, ये तो आपने पहले भी अपन ने पहले भी जो भू परिष्करण वाला चैप्टर है तो उसमें बताया था। तो पेडोलॉजी क्या है कि ग्रीक के जो वर्ड है पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पेडोलॉजी
जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है कि मृदा की जैसे उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। मृदा की उत्पत्ति, जैसे मृदा है वो किससे उत्पन्न हुई और उसका पैतृक पदार्थ कौन सा है और किस प्रकार से उत्पन्न हुई, और उसको अलग अलग कैटेगराइज करना, अलग अलग क्लासिफाई करना, अलग अलग वर्गीकृत करना, वो सभी किसमें आते हैं, पेडोलॉजी में आते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आजकल इनका क्वेश्चन पूछा गया है कि पेडोलॉजी निम्न में से संबंधित है, तो ऑप्शन आएंगे आपके कि मृदा पौधे के संबंध, और फिर उसके बाद में आता है कि मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन, या इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण के अध्ययन, ठीक है, का अध्ययन, ठीक है। मृदा की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है और क्लासिफिकेशन है, इसकी यदि अपन स्टडी करते हैं तो किसमें आता है, वो आता है पेडोलॉजी में। और पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, लॉजी लगा हुआ है, लॉजी सभी मैक्सिमम है वो ग्रीक भाषा के शब्द है। अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं तो वो कौन सी है, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी एडाफोलॉजी भी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, एडाफोलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि एडाफोलॉजी किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लांट है और इसकी रूट्स है, ठीक है, ये प्लांट है। अब क्या करते हैं कि जो मृदा का क्लासिफिकेशन और मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, ये तो पेडोलॉजी कहलाता है, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी ब्रांच क्या है, एडाफोलॉजी है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें क्या करते हैं कि मृदा और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, एडाफोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये रूट्स है, इसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, जो रूट का आसपास का एरिया होता है, ये है राइजोस्फीयर। अब जो ये रूट वाला एरिया है और ये जो यहाँ की जो मृदा है और इसका इस पौधे से क्या संबंध है, इनके दोनों के बीच में है, वो कैसा रिलेशनशिप है, किस प्रकार से इनका तालमेल है, वो सभी किसमें आते हैं, एडाफोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन यदि परिभाषा की बात करें तो अपन ऐसे कहेंगे कि मृदा व पौधे के संबंध का अध्ययन, ये संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, एडाफोलॉजी कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा एडाफोलॉजी। आप कोई दिक्कत है इसमें तो ये बताओ, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे मृदा के घटक, मृदा विज्ञान के घटक या मृदा के घटक। तो मृदा के घटक कौन कौन से हैं, किस प्रकार के अपने मृदा के घटक होने चाहिए। कहने का मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि जो उपयुक्त है या सर्वोत्तम मृदा है उनके कौन कौन से घटक है, ठीक है। जो अपनी मृदा है उसके घटक है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी मृदा है, उसके क्या क्या घटक होने चाहिए, उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए। तो इस प्रकार अपन बात करेंगे, वो है मृदा के घटक। देखो मृदा का घटक है ना, वो एक डायग्राम के फॉर्म में समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ये इस प्रकार का वो डायग्राम है जो 100% मैटर है। तो इसमें से क्या होता है कि ये इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन रहता है। ये रहता है 25%, ये भी 25% मैटर। ये आपने डायग्राम देखा होगा, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, इजी में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, ये 5% मैटर रहता है। अब ये 45% क्या होता है, ये होता है वो होता है खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। अब देखो ये सर्वाधिक क्यों रहता है, ये सर्वाधिक इसलिए रहता है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है निम्न में से मृदा घटकों में सर्वाधिक कारक है या घटक है, तो ये 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना कौन सा है, खनिज पदार्थ।
अब एक खनिज पदार्थ सर्वाधिक क्यों है? जब आपको पहले ही बताया कि मृदा का जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, मृदा के अपक्षय से। अपक्षय के बाद में क्या होता है, खनिज पदार्थ बनते हैं, और खनिज पदार्थ के फिर वापस टूटने से क्या है, मृदा का निर्माण होता है। तो खनिज पदार्थ वो सर्वाधिक होते हैं। खनिज पदार्थों में कई प्रकार की मृदाएं होती है, कई प्रकार की चट्टानें होती है, और उन चट्टानों के अपक्षय से या उनके जो कौन कौन से उनमें कंटेंट पाए जाते हैं, तो इस प्रकार ये सर्वाधिक पाया जाता है। अब इसके अलावा ये 5% है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। 5% है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ये भी, ये कार्बनिक पदार्थ क्या है? यदि अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ क्या है, एक पेड़ पौधे ही हैं कार्बनिक पदार्थ, या पेड़ पौधों या किसी भी वनस्पति का कोई भी जो कूड़ा करकट है या उसका वो भाग है जिसपे सूक्ष्म जीव है अपनी क्रिया करते हैं और सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, कार्य करता है कार्बनिक पदार्थ। तो वो कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में किसी भी फॉर्म में या कार्बन के रूप में या अपने द्वारा दिया गया हो, कोई भी खाद के फॉर्म में या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा सड़ गल करके और उससे जो कार्बन और नाइट्रोजन मिलती है, वो सभी कार्बनिक पदार्थ ही है। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है कि जैसे कई खादें भी आ सकती है, इसके अलावा पेड़ पौधे के, या इसके अलावा जो मृदा जो फसलों के पिछली फसलों के ठूंठ वगैरह कितना % है उनके कचरे रह गए, वो सभी कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ है वो सर्वोत्तम जो अच्छी मृदा है उसमें 5% होना अति आवश्यक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा होता है। कार्बन का रेशियो 58% होता है, इसीलिए उसको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। अब यदि अपन बात करेंगे सर्वोत्तम मृदा की, तो 25% क्या है, वायु, ठीक है, और 25% क्या है, जल। तो इस प्रकार से ये तो क्या है, ये तो है खालिस्तान, जिसको बोलते हैं पोर स्पेस, ठीक है, पोर स्पेस। और ये क्या है, जो 50% मैटर है, ये क्या है 50%, ये है सॉलिड स्पेस, ठोस पदार्थ, ठीक है, और ये 50% है, ये क्या है, पोर स्पेस। अब अपन बात करेंगे वायु की, तो वायु है वो क्या है कि मृदा में है, वायु का होना अति आवश्यक है। यदि अपन फ्लोइंग क्रिया करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया करते हैं, तो उनका भी उद्देश्य क्या होता है, मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। उसका क्या फायदा है कि वायु संचार बढ़ने से क्या होगा कि सूक्ष्म जीव जो अपने जैसे जीवित है, जो जीव है, जैसे अपन भी वायु की अनुपस्थिति में है वो जीवित नहीं रह सकते, उस प्रकार से कई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो वायु की अनुपस्थिति के कारण है वो जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वायु है उनके लिए अति आवश्यक है। और वायु जाने से वो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है और वो जीवित रहते हैं और वो कई कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसके बाद में वो है जैसे कई पौधे होते हैं तो उनको भी है वो जल वायु है वो अति आवश्यक है। उसके बाद में 25% है वो जल की रिक्वायरमेंट होती है। जल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि कार्बनिक पदार्थ है वो नम होना अति आवश्यक है ताकि उनका अपघटन इजीली हो सके, जल्दी से हो सके और आसानी से हो सके। उसके बाद में क्या है कि यदि जल की मात्रा या नमी की मात्रा है मृदा कणों के आसपास या मृदा में है तो क्या है कि पौधा है वो पानी का अवशोषण किससे करता है, रूट से करता है, जड़ों से करता है। तो जड़ से जो रूट का जो जल का अवशोषण करेगा तो जल है मृदा में 25% होना अति आवश्यक है, अन्यथा है प्लांट है वो डाई हो जाएगा, मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार है ये जो सर्वोत्तम मृदा है तो उसका इस प्रकार का रेशियो होना चाहिए। ये है मृदा के घटक कंपोनेंट ऑफ सोयल। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो मृदा कण है, जैसे मान लो कि ये कण है और इस कणों ये देखो ये कण, ठीक, मान लो ये कण है। अब इसमें क्या है कि सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ वो 50% है। कितना है ठोस पदार्थ वो 50% है। अब इस मैटर में से ये क्या है 50% मैटर है। और इसके अलावा खाली स्थान जो पोर स्पेस बोलते हैं, ये स्पेस है, इसमें वायु है या जल है। या तो इसमें वायु भरी हुई है ना, या तो इसमें वायु भरी हुई है, या फिर जल ज्यादा है तो वायु की कमी है तो फिर या फिर जल होगा। तो इस प्रकार है इनमें 50-50% का रेशियो होना अति आवश्यक है ना। तो इस प्रकार से है मृदा के घटकों का जो अपन यदि बात करेंगे मृदा के घटक की, तो अब इनकी अपन डिटेल लेके चलेंगे, इनका वर्गीकरण लेके चलेंगे। पहले अपन जैसे मान लो कि वायु के बारे में बात करते हैं, फिर जल के बारे में बात करते हैं, जल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जो प्रकार तो आपको पहले भी बता दिए। इसके अलावा खनिज पदार्थ की बात कर रहे हैं
कि खनिज पदार्थों में कौन कौन सी जो खनिज है वो मृदा में किस प्रकार पाए जाते हैं, और इसके बाद में कार्बनिक पदार्थ या पहले कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं। तो इनकी अपन अब डिटेल में बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं, वो पहला पोर्शन है वो है अपना जो कार्बनिक पदार्थ है ना, जो सबसे कम वाला पार्ट पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मृदा घटकों में सबसे कम या न्यूनतम भाग है तो कौन सा है, तो वो है कार्बनिक पदार्थ। कितना परसेंट है, ओनली 5%, ठीक है, केवल 5% है। अब अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, देखो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या है, तो बताओ ये है क्या, ऑर्गेनिक मैटर ये है डियर जो प्रिय विद्यार्थियों, इनमें ऑर्गेनिक मैटर में ये है कि जो अपने वनस्पति कोई भी वनस्पति भाग है वो मृदा पे ऊपर पड़ा हुआ है और सूक्ष्म जीवों द्वारा है उनका अपघटन होकर के, और जो पौधों को है, जो मृदा को है पोषक तत्व या कोई भी कार्बनिक पदार्थ है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो कचरा होता है या जो भी मटेरियल होता है, जो सड़ा गला भाग होता है, जो भी खाद होती है, वो सभी किसमें आती है, कार्बनिक पदार्थों में आती है। तो उनको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये अपने को जो या तो नेचुरली प्लांट को है वो जैसे प्लांट द्वारा मिल जाता है, या फिर उसके द्वारा अपन को आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से अपने खाद वगैरह खेत में डाली जाती है। इसका जो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो है वो मेंटेन होना भी अति आवश्यक विद्यार्थियों। अब अपन बात करते हैं कि इसमें कार्बन कितना पाया जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें 58% कार्बन होता है। 58% क्या होता है, केवल कार्बन होता है 58%। इसीलिए इसको कार्बनिक पदार्थ मृदाएं कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। अब अपन एक शब्द आता है, वो आता है बेमलेन गुणांक। बेमलेन गुणांक, तो ये क्या होता है बेमलेन गुणांक, कि कितना परसेंट मटेरियल है, जैसे मान लो 100 में है 58% पार्ट है, तो क्या होगा 1.274, ये क्या है इसका मृदा का बेमलेन गुणांक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मृदा का बेमलेन गुणांक क्या है, तो 1.724% बेमलेन गुणांक है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो से कार्बन है और नाइट्रोजन है वो मृदा में है एक बैलेंस के फॉर्म में होना चाहिए, जिसको CN रेशियो बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बोलते हैं। तो वो बैलेंस के रूप में होगा, तभी है अपनी जो पौधे हैं उनकी अच्छी तरह वृद्धि हो पाएगी, और जो न्यूट्रिएंट है उनका भी जो ऑप्टिमम तरीका है न्यूट्रिएंट है वो अच्छी तरह से है वो पौधों को उपलब्ध होंगे। तो अपन बात करते हैं जैसे कार्बनिक की पदार्थ में जो CN रेशियो की, तो CN रेशियो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन अनुपात नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार का रेशियो है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि जो उपयुक्त है वो CN रेशियो कितना होना चाहिए, कौन सी मृदाओं का CN रेशियो कितना है, भारतीय मृदाओं का CN रेशियो क्या है, ह्यूमस का CN रेशियो क्या है। तो इस प्रकार जो है वो CN रेशियो अपने को याद करने हैं, और ये CN रेशियो है वो पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पार्ट है। जैसे अपन बात करेंगे जैसे खनिजीकरण की जो प्रोसेस होती है, खनिजीकरण की प्रोसेस होती है का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो होता है 20:1 से कम, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय मृदाओं की, भारतीय मृदाओं का CN रेशियो, भारतीय मृदाओं का CN रेशियो। तो भारतीय मृदाओं का CN रेशियो है वो है 10 से 12 अनुपात 1। तो इस प्रकार जैसे 10 से 12 अनुपात क्या है, जैसे 10 से 12 क्या है कार्बन और A क्या है नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार से जो 10 से 12 अनुपात 1 क्या है भारतीय मृदाओं का जो है CN रेशियो। तो ये क्या है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से भारतीय मृदाओं का CN रेशियो ये है। अब अपन बात करते हैं कि जो उपयुक्त मृदाएं हैं या फिर कहते हैं कि सर्वोत्तम है वो CN रेशियो है कितना होना चाहिए, यदि तो सर्वोत्तम मृदाओं का CN रेशियो, तो सर्वोत्तम मृदाओं का CN रेशियो है वो 12 से 14 अनुपात 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 12 से 14 अनुपात 1 होना चाहिए। तो अब इस प्रकार से है वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होना चाहिए। यदि अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का CN रेशियो कितना होता है, सूक्ष्म जीवों
जीवों का CN रेशियो, तो ये कितना होता है 4:9:1। तो 4:9:1 क्या है, वो CN रेशियो है सूक्ष्म जीवों का होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं दलहनी पशुओं का। दलहनी पशुओं का CN रेशियो, तो दलहनी पशुओं का जो CN रेशियो होता है वो होता है 20:30:1। 20:30:1। अब अपन बात करेंगे जैसे FIM की बात करते हैं, जो गोबर की खाद है FIM, तो इसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो भी इतना ही होता है 20:30:1। अब अपन बात करते हैं हुमस की। हुमस, तो हुमस का जो CN रेशियो है वो कितना है, वो है 10:1। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, कई बार इसका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि हुमस का CN रेशियो कितना है, तो ये है 10:1। तो ये इस प्रकार है CN रेशियो है, आपको याद करने। इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे जैसे धान की, तो धान का जो CN रेशियो है वो है 80:1। तो इस प्रकार ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो आपको याद करना है, वो आप इसको उतार सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन भारतीय मृदाओं का पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, और ये दोनों पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये हो गई कार्बनिक पदार्थ की बात। अब अपन बात करते हैं खनिज पदार्थों की। तो खनिज पदार्थों में वो किस प्रकार के जो मैक्सिमम मैटर है या मैक्सिमम पदार्थ है खनिज पदार्थों में, वो किसका पाया जाता है, कौन सा जो खनिज पदार्थ है जो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है जो 45% है, जो मैक्सिमम जो मृदा का घटक है वो है खनिज पदार्थ, तो उसकी बात करेंगे अपन। दूसरा है वो है खनिज पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी मिनरल मैटर। ठीक है, तो ये है खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है कि चट्टानों में पाए जाने वाले कोई भी खनिज की मात्रा अधिक होती है। जैसे मान लो कि कोई फेल्सपार ज्यादा है, कहीं क्वार्ट्ज ज्यादा है, कहीं माइका ज्यादा है, इस प्रकार के जो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है वो पाए जाते हैं, वो सभी खनिजों में आते हैं। अब खनिज पदार्थों में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है, तो यदि अपन बात करेंगे तो फेल्सपार है, ये नियर अबाउट है वो 48% पाया जाता है। फेल्सपार है, सर्वाधिक पाया जाता है खनिज पदार्थों में। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक मिनरल मैटर या जो खनिज पदार्थ है उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फेल्सपार है 48%। ठीक, उसके बाद में है क्वार्ट्ज, ये है 36%। उसके बाद में है माइका, है ना, माइका का मतलब है या अब्रक भी बोल सकते हैं इसको, है ना, वो है 10%। तो ये इस प्रकार से है, खनिज जो पदार्थ होते हैं उनमें इस प्रकार के है मिनरल पाए जाते हैं, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनका वर्गीकरण आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में इसी में क्या होता है कि जो ऊपर की जो मृदा होती है, ठीक, जो ऊपर की मृदा होती है यही अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, ये क्या होती है, अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जो इसी की हेडिंग है वो है भूपट्टिका, है ना, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, भूपट्टिका। अब भूपट्टिका जो ऊपर वाला पोर्शन है, भूमि के जो ऊपर का सतह है, जिसमें पौधों की वृद्धि या फसलों में सर्वाधिक जो वृद्धि की जाती है, पौधों की सर्वाधिक वृद्धि के लिए है, वो उतनी ही मृदा सफिशिएंट होती है, तो वो सभी है भूपट्टिका होती है। तो भूपट्टिका में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, यदि अपन बात करेंगे कि सर्वाधिक है वो जो O2 है वो जब पाई जाती है 46% है, वो अर्धकष्ट में O2 होती है। उसके बाद में है वो है सिलिका है, तो सिलिका है 27% पाई जाती है। जो सिलिका वो कितनी पाई जाती है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम है वो इस प्रकार की जो परतें पाई जाती है, तो जो सिलिका परतें हैं वो 27% या पाई जाती है, और एल्यूमिनियम है वो 9% होता है, Al है वो 9% होता है। और इसके अलावा अपन लास्ट की बात करते हैं तो Fe है वो होता है 5%। ठीक है, Fe होता है वो है 5%। तो इस प्रकार के जो अर्थकष्ट है उसकी ये संरचना होती है, उस पर जो अर्थकष्ट है उसका ये एक कंपोजिशन होता है। ये जो दो मैटर है वो तो है अधातु,
ये दोनों क्या है, अधातु, और जो दोनों नीचे वाले जो है वो है धातु। ठीक, तो इस प्रकार से जो भू पट्टिका है उसका जो उसकी संरचना है उसमें ये कंटेन ज्यादा होते हैं। अब इसके अलावा अपन जो बात करेंगे वो करेंगे जैसे मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सॉइल प्रोफाइल। अब मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, यदि अपन मृदा का है वो क्षैतिज वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा, यदि अपन मृदा का खड़ा कटाव करते हैं तो उसमें किस प्रकार की जो परतें पाई जाती है, किस प्रकार की प्रोफाइल होती है, तो वो सभी किसमें आती है, मृदा परिच्छेदिका में आती है। जैसे मान लो कि अपन ने क्या है कि मृदा का कटाव इस प्रकार से किया है, ठीक है, अब इस प्रकार से किया गया कटाव है वो उसमें कौन कौन सी परतें अपने को मृदा में दिख रही है वो सभी सोयल प्रोफाइल में आती है, मृदा परिच्छेदिका में आती है। यहाँ क्या है कि यहाँ प्लांट उगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ जो मृदा है इसमें क्या है प्लांट उगे हुए हैं, और यहाँ क्या है कि यहाँ चट्टाने हैं, तो लास्ट का पोर्शन होता है नीचे की ओर वो चट्टानों का पोर्शन होता है। इसके अलावा ये अपन बात करते हैं तो ये है ए ओरिजिन है। उसके अलावा यदि अपन बात करेंगे ये ओ है, उसके अलावा ये है ए ओरिजिन, ठीक है, फिर ये है बी ओरिजिन है ना, और ये है सी ओरिजिन। सी जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब होता है सी जो भाग है उसको अलग अलग कैटेगराइज किया है, और ये है आर। आर का मतलब क्या है, रॉक्स, चट्टाने, लास्ट में क्या है रॉक्स है, ठीक है। अब क्या है कि जो ऊपर वाला मृदा का जो पोर्शन होता है उसमें क्या है कि ओ का मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा पाया जाता है, और ओ ओरिजिन का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। ओ ओरिजिन, हॉरिजॉन है ना, इस ये जो ओरिजोन है इसमें कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक। अब मैं आपको बता रहा था कि कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है कि कोई भी वन्य क्षेत्र हो सकता है या कोई भी है किसी भी क्षेत्र में है वनस्पति है वो ज्यादा गिर करके वो सरगलने वाला पोर्शन होता है वो कार्बनिक पदार्थ वाला मैटर होता है, तो ज्यादा ऊपरी सतह पे ही गिरेंगे क्योंकि नीचे वाली सतह पे तो जा नहीं पाएंगे, तो कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। और यह मृदा जो क्षेत्र होता है ये वन वाले क्षेत्रों में ज्यादा होता है, वन क्षेत्रों में सर्वाधिक, ठीक है। तो इस प्रकार की परिच्छेदिका है वन वाले क्षेत्रों में दिखाई देती है। अब अपन दूसरी बात करते हैं वो करते हैं ए ओरिजिन की। तो ए ओरिजिन को अपन बोलते हैं वाशिंग आउट भी कहा जाता है, इसको वाशिंग या वाश आउट, ठीक है। और इसका अन्य नाम है वो है जो इल्यूवियल ओरिजिन भी बोलते हैं। एलुवियल होता है, एक तो एलुवियल होता है और एक इल्यूवियल होता है, तो ये क्या है इल्यूवियल ओरिजिन है, ठीक है। तो इल्यूवियल ओरिजिन भी कहा जाता है इसको। अब उसके बाद में जो बी ओरिजिन है इसको वाशिंग इन, जो पोषक तत्व होते हैं, देखो वाशिंग आउट का मतलब होता है पोषक तत्व बारिश के कारण से यहाँ गिरे, यहाँ से जो निकल करके वो नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक, मतलब वाश होकर के दूर करके, और वाशिंग इन करने का मतलब यहाँ पे ये क्या है जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो वाशिंग इन या इल्यूवियल ओरिजिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो इल्यूवियल ओरिजिन होता है ये जो इस प्रकार का ओरिजिन होता है ये एक तरह की क्या है काली मृदाओं का इंडिकेट है। काली मृदाओं में इस प्रकार का ओरिजिन दिखाई देता है, काली मृदाओं में। अब काली मृदाओं में क्या बारीक कण होते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ है वो आकर के जमा हो जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं सी ओरिजिन की, तो सी ओरिजिन होता है वो क्या होता है जो लास्ट का होता है, और इसमें कठोर चट्टाने भी होती है, और सी वाले में जो उसके बाद में आ जाती है रॉक्स और चट्टाने, है ना। तो ये चट्टाने हैं ये नीचे वाले पोर्शन में होती है। तो इस प्रकार है मृदा का परिच्छेदक या सोइल प्रोफाइल, इस प्रकार की संरचना होती है। अब अपन बात करते हैं जैसे मान लो कि कौन से पोर्शन को क्या कहा जाता है, तो यदि अपन बात करेंगे ए और बी, ए प्लस बी ओरिजिन है इसको तो कहते हैं अपन सोलम, ठीक है। और उसके बाद में है वो ए प्लस बी प्लस सी, जो ये तीनों पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन रिगोलिक, ठीक है। तो इस प्रकार
कौन से पोर्शन को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दो ही चीज, ये सोलम और रिगोलिक। इसके अलावा है वो और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे GOABC, तो इस प्रकार के ओरिजिन को मास्टर ओरिजिन कहते हैं। मास्टर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है एक तरह की परतों का रूप, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो क्रम होते हैं। अब उसके बाद में O और A और B, है ना, O प्लस A प्लस B, तो ये क्या है, ये है टॉप सॉइल, जो ऊपरी मृदा है। ये देखो ऊपरी मृदा है, इसका यही पोर्शन है वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। और इसी पोर्शन में अपन क्या करते हैं, जितनी भी भू प्रक्रियाएं करनी होती है वो इसी पोर्शन में करती है। तो ये अपने जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, जो मृदा घटक की, तो मृदा घटकों में है जो मृदा घटकों में है वो कार्बनिक पदार्थ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में खनिज पदार्थ, या आपको समझ में आ गया होगा, खनिज पदार्थ के जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में है, जैसे मान लो कि खनिज पदार्थ में है वो मृदा की संरचना है, वो खनिज पदार्थों में ही डिपेंड है, क्योंकि खनिज पदार्थ है उसका कणाकार है, वो कैसा है, उसकी संरचना है किस प्रकार की है, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। मृदा की संरचना के बारे में जो अगले वीडियो में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तब तक है वो आप इजाजत दीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं अपन मृदा की संरचना के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहे आप एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।